दूसरी बेटी की जब पैदाइश हुई और वहाँ पे जो साथ में हमारे साथ आए हुए थे हमारे मिलने वाले, उन्होंने कहा तुम्हें एक कोशिश और करनी पड़ेगी। आपको जो भी बच्चे की तरबियत करनी है ना, आपके पास शुरू के 8-10 साल हैं। अगर किसी की बच्चियां हैं, ये मैंने खुद सुना है, मैयत को कंधा कौन देगा? इस लॉजिक से जाएं तो फिर हर इंसान को कम से कम 4 बेटे होने चाहिए, वरना फिर उसको मरना अलाउड नहीं है। बड़ा इम्पोर्टेंट होता है गोरा रंग, लंबा कद और ऐसे बाल। बड़े दुख की बात है कि हम बच्चों की सेहत से ज़्यादा बच्चों की इसकी अपीयरेंस पे काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ चीज़ें आपसे शेयर हो रही हैं और आप उसे कहें हाँ तुमको शर्म नहीं आती, थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, थोड़ी देर के लिए आप डर भी जाते हैं कि ये मतलब क्या हो गया है, लेकिन हाँ शर्म नहीं आती वाली चीज़ ने एकदम से आपके बच्चे को बैकफुट पे कर दिया। एक साहब हैं, हैरेसमेंट उन्होंने करी, काफी अरसे के बाद वो सामने आ गई। वो जो साहब हैं, उनकी बेगम ने जुर्म को मानते हुए भी अपने शौहर का साथ दिया कि वो मुझे रोटी खिलाता है। किसी एक ने हिम्मत करके जब शिकायत की तो फिर 10-10, 20-20 साल पुरानी केसेस जो हैं वो सामने आए, जिसमें हम कहते हैं कि उस वक्त क्यों चुप बैठी रही। तुम जॉब करो ताकि तुम फेस करो, ताकि तुम इस काबिल हो जाओ कि तुम्हारी जब शादी हो तो तुम्हारे पास इतना पैसा ज़रूर हो कि तुम अपने फ़ैसले करने की तुम्हारे अंदर सलाहियत हो। हमारे यहाँ जब बच्चे की विलादत होती है तो उनको दुआ दी जाती है कि ना ये किसी का जुल्म बर्दाश्त करे, ना ये किसी पे जुल्म करे। डिबेट इस पर भी हो रही होती है कि अब बच्चों को जो है बाउंड्री के नाम पर बदतमीज़ बना दिया गया। जो हैरेसमेंट वाली जो बात है ना, इसके ऊपर मैं कहता हूँ बदतमीजी भी जायज़ है। मुझे एज अ पर्सन थोड़ा सा अपनी पेशेंस को कंट्रोल रख के उसे किसी और टाइम पे मैं मैनिपुलेट करके कुछ कर सकती हूँ। राइट नाउ मैं अगर 1 to 1 आऊँगी तो फिर तो बड़ा क्लैश हो जाना है। पिछले हफ्ते 18 साला मिसबा की अपने शौहर के हाथों कत्ल होने की खबर आप सबने सुनी होगी, जिसमें उसने उससे कुछ जहेज़ की फरमाइश की थी और फिर उसके बाद उसको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करके स्क्रू ड्राइवर और डंडों से मार मार के उसको घर से निकाल दिया और फिर उसकी मौत अब्बासी शहीद अस्पताल में हो गई। जब ये खबर सामने आई तो वहीं पे कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इसके घर वालों का भी मसला था कि उसके घर वालों ने क्यों उसको सपोर्ट नहीं किया और क्यों और फिर ये बात भी की जा रही थी कि लड़कियों को जो है वो पहले से इतना एम्पावर होना चाहिए, उनको ये सिखाना चाहिए, ये बताना चाहिए, इस तरह कहना चाहिए, उस तरह करना चाहिए। लेकिन वो करना क्या चाहिए इसके बारे में बहुत कम डिस्कशंस हो रहे होते हैं। ये तरबियत, ये डिस्कशन, ये एजुकेशन जो बच्चियों की उनके माँ-बाप और उनके घर में हो रही होती है, इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे गेस्ट्स हैं। लेकिन उनसे मुलाकात करवाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जाएँ, मॉमकास्ट को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आज के हमारे गेस्ट जो हैं वो है कपल जो कि 2 प्यारी-प्यारी बच्चियों के 2 बहुत इंटेलिजेंट बच्चियों के पेरेंट्स हैं। हमारे साथ हैं इरफ़ान साहब। इरफ़ान साहब जो हैं वो एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, कॉर्पोरेट कोच हैं और एजुकेशनिस्ट हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर शबाना। डॉक्टर शबाना इज़ एन एजुकेशनिस्ट, शी इज़ अ मेडिकल डॉक्टर और रिसेंटली उन्होंने पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स भी किया है, तो होपफुली कुछ अरसे में वो इसमें भी कुछ ना कुछ करती हुई ज़रूर नज़र आएँगी। और इन तमाम क्वालिफ़िकेशंस के साथ आप लोगों की जो सबसे बेस्ट क्वालिफ़िकेशन है कि वो आप बहुत ही ज़बरदस्त बच्चियों के पेरेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आज मैंने ये कोशिश करनी है, मैंने ये सोचा है कि मैं बहुत कम बोलूँगी क्योंकि मुझे पिछली पॉडकास्ट में सबने कहा था आप बहुत ज़्यादा बोलेंगी, गेस्ट को बोलने दें। सो मैं आज बहुत कम बोलूँगी और मैं चाहूँगी कि आप लोग इस कन्वर्सेशन को ड्राइव करें और एक बच्ची के शायद पैदा होने से पहले से की जाने वाली दुआओं से लेकर उसकी एडल्टहुड की, उसकी जो ज़िंदगी है वहाँ तक, वो किन-किन स्टेजेस से गुज़रती है और पेरेंट्स वहाँ पर किस तरह से अपना रोल अदा कर सकते हैं। अगर आप लोग उस पे थोड़ा-सा रोशनी डालें और आज हमें बताएँ कि हाउ वाज़ इट रेज़िंग योर 2 अमेजिंग डॉटर्स? देखिए मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ या जो भी लोग मुझसे जिनकी इंटरेक्शन होती है, तो मैं हमेशा एक बात सबसे कहता हूँ कि इंसान को सबसे ज़्यादा जेंडर से भी हट के मैं बात कर रहा हूँ, कौन जानता है? तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, कोई कहता है वालिदा जानती हैं, वालिद जानते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, इंसान को सबसे ज़्यादा अल्लाह जानता है। मुझसे ज़्यादा अल्लाह जानता है क्योंकि मुझे पैदा अल्लाह ने किया। अब अगर हम अल्लाह की किताब से हम फ़ायदा हासिल करना चाहें सही मानों में, तो मैं ये आपके सामने 16वीं सूरत है कुरान की, जिसकी वर्सेस हैं 58 से 61, 58 से 61 तक, उसका तर्जुमा पढ़ना चाहता हूँ। वहीं से हमें एक अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ताला क्या जानता है हमारी नफ्सियात के बारे में। तो ये उस आयत का तर्जुमा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खुदा के लिए बेटियां तजवीज़ करते हैं, सुबहान अल्लाह,
और इनके लिए वो है जो ये खुद चाहें। जब इनमें से किसी को बेटी के पैदा होने की खुशखबरी दी जाती है तो उसके चेहरे पर कलौंस छा जाती है और वो बस खून का घूंट पी कर रह जाता है। लोगों से छुपता फिरता है कि इस बुरी खबर के बाद क्या किसी को मुंह दिखाए। सोचता है कि जिल्लत के साथ बेटी को लिए रहे या मट्टी में दबा दे। देखो कैसे बुरे हुक्म हैं जो ये खुदा के बारे में लगाते हैं। बुरी सिफात से जानने के लायक तो यही लोग हैं जो आखिरत का यकीन नहीं रखते। रहा अल्लाह तो उसके लिए सबसे बरतर सिफात हैं, वही तो सब पर गालिब और हिकमत में कामिल है। अगर कहीं अल्लाह लोगों को उनकी ज़्यादती पर फ़ौरन ही पकड़ लेता तो रूए ज़मीन पर किसी मुतनफ़िस को ना छोड़ता, लेकिन सबको एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत देता है और जब वो वक्त आ जाता है तो इसमें से कोई एक घड़ी भर भी आगे पीछे नहीं हो सकता। अब आप ये देखिए कि अल्लाह ताला से ज़्यादा बेहतर हमें कौन जानता है, और अल्लाह ताला ये हमारी नफ्सियात बता रहा है। और इसमें अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा कि मर्दों की ये सूरत हाल है, ये ख़वातीन की भी सूरत हाल है कि जब बेटी का पता चलता है तो चेहरे पर मुरझा जाता है चेहरा। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला कितनी सख्ती से इसको नापसंद फरमा रहे हैं, और साथ में सिर्फ नापसंद नहीं फरमा रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर इस तरह के जराइम पर अल्लाह पकड़ने वाला होता तो किसी को नहीं छोड़ता। तो पहली चीज़ जो मैं हमेशा अपने घर में भी मैंने कहा, अपनी बच्चियों से भी मैंने जब कुरान पढ़ने की बात करी कि पढ़ो और समझो, तो मैं यही कहता था कि सबसे पहली जो हम एक जेंडर बाइस दिखाते हैं ना, वो पैदाइश के वक्त दिखाते हैं। तो पहला काम जो बाप को स्पेशली और माँ को भी करना है वो ये करना है कि कहीं किसी तौर पर फ़र्क नहीं होना चाहिए, बेटा हो बेटी हो। जब अल्लाह ताला ने इस पर सख्ती से मुमानियत फरमाई है तो यहाँ से आगाज़ होना है। अगर हर बाप और हर माँ ये सोच ले कि हमें नेक और साले औलाद की ख्वाहिश तो रखना जायज़ है, लेकिन ये ख्वाहिश रखना कि सिर्फ बेटा हो, नाजायज़ है, तो हम अपनी बेईमानियों का आगाज़ हम सब कहीं ना कहीं वहीं से शुरू कर देते हैं। हाँ, नहीं, अगर बिल्कुल मैं ये तो बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ताला जो हमें कह रहा है उसके आगे तो हमारे अल्फाज ही कम हो जाते हैं। यकीनन हमारी 2 बच्चियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमसे भी पेरेंटिंग में गलतियाँ हुई हैं, ऐसा नहीं है कि हमने कोई बड़े हमसे गलतियाँ नहीं हुई हैं, मैं ये कहना चाहूँगी। प्लस मेरे लिए एम्पावरमेंट वाली चीज़ जिस पे अब आज हम बात करना चाहते हैं, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ग्रोथ होनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और ग्रोथ किस हवाले से होनी चाहिए? ग्रोथ हर बच्चे के लिए, बेशक वो लड़का हो या वो लड़की हो, हर बच्चे की ग्रोथ के अंदर उसकी इमोशनल ग्रोथ बहुत इम्पोर्टेंट है कि इमोशनली कितना स्ट्रांग है, कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हमने उसको घर में रखा है। तो फॉर दैट मैटर मुझे ये लगता है कि हमें शुरू से ही, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसकी ग्रोथ के ऊपर कि हमेशा हर ज़िंदगी के टाइम पर रुक ना जाए और आगे बढ़ता जाए। इस एम्पावरमेंट मेरे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम कोशिश करें कि रुकावटें कम से कम कर दें। मैं ये नहीं कह रही कि हम मर्द और औरत की बहस में लग जाएं, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि बच्चियों के लिए रुकावटें कम से कम हो, जो कि हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी ज़्यादा हैं। तो वो रुकावटों को कम करने का नाम मैं समझती हूँ एम्पावर करना। अब ये कहना कि क्या लड़कियाँ कमज़ोर हैं, तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहती, दे आर वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल हैं। लेकिन पावरफुल को पावर हम कब देंगे? जब हम उसकी रुकावटों को कम कर देंगे। और वो सिंपली हम स्टार्ट करते हैं घर से। हमारे एक रिलेटिव थे, पता नहीं इससे कितना रेलेवेंट है, उनकी दूसरी बेटी की जब पैदाइश हुई, हम मिलने के लिए गए और वहाँ पे जो साथ में हमारे साथ आए हुए थे हमारे मिलने वाले, उन्होंने कहा तुम्हें एक कोशिश और करनी पड़ेगी। कैन यू इमेजिन द वर्थ ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड, कि वो अभी न्यू बॉर्न बेबी को, हेल्दी बच्ची को लेके अपने पास बैठी और उससे कह रहे तुम्हें एक कोशिश और करनी पड़ेगी। किस चीज़ की कोशिश? मुझे समझ में नहीं आया। क्या उस बच्ची में कोई कमी है जो सेहतमंद है अल्हम्दुलिल्लाह, या उस माँ में कोई कमी है? तो हमने स्टार्ट ही उस दिन से कर लिया जब वो इस दुनिया में वजूद में आई और चंद दिन की है। जी। तो वो मेरे लिए बड़ा तकलीफ़ की बात होती है कि ऐसा क्यों है? मतलब क्या ख़राबी है उस बच्ची में और क्या ख़राबी है उस माँ में, जो सेहतमंद है दोनों माँ बेटी। तो मुझे वो चीज़ परेशान करती है। और फिर कहीं मैंने एक जुमला और भी सुना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे घरों में उमूमन ऐसा होता है, लेकिन अक्सर हो भी अक्सर। जाता है ये, कि अगर किसी की बच्चियाँ हैं तो ये मैंने खुद सुना है कि मैयत को कंधा कौन देगा? और ये को इतनी तकलीफ़ हुई मुझे ये बात सुन के कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई नरीना औलाद ज़िंदा नहीं थी, मतलब उनकी सारी बेटियाँ थीं और अल्हम्दुलिल्लाह उनका नाम आज भी
आई थिंक माइकल हार्ट की किताब थी जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, जो हम बात कर रहे थे कि 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की किताब में सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था। आज उनका नाम ऑन द टॉप है कि अमंग दोज 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल वो नंबर 1 और है ये जो मुसलमान नहीं है जो इसने जो ये किताब लिख लिखी रहे है। जिन्होंने किताब लिखी है। तो क्या उनके नाम या उनकी हेरिटेज में कोई कमी हो गई? मुसलमान तो हर जगह मौजूद हैं। तो पहली बात तो ये कि पैदाइश पर ही इस चीज़ को अगर हम ख़त्म कर दें कि ये लड़का है और ये लड़की है, अगर सेहतमंद औलाद अल्लाह ने अता कर दी है तो मेरा ख़्याल है हम उसे नेमत समझ के अल्लाह का 100 दफ़ा शुक्रिया, उससे भी ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक सेहतमंद औलाद दी है। बेशक। तो और बिल्कुल इस लॉजिक से जाएँ तो फिर हर इंसान को कम से कम 4 बेटे होने चाहिए, वरना फिर उसको मरना अलाउड नहीं है। एग्ज़ैक्टली। जब एक बच्ची पैदा हुई है या वो अर्ली टॉडलर है, वो अर्ली चाइल्डहुड है उसका, उस वक़्त से ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फ़ॉर्म हो रही होती हैं, जिसमें फ़िज़िकल चीज़ों को अगर हम फ़िज़िकल ख़्याल रखने की बात करें, तो उसमें खाना-पीना और न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, सो बिल्कुल। हाउ डू यू सी दैट, और उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगी? क्या आपको लगता है कि ये पार्ट ऑफ देयर रूटीन होना चाहिए? मैंने अभी कुछ अरसे पहले पब्लिक हेल्थ में अपनी डिग्री कंप्लीट करी थी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास जहाँ पे थोड़ी गुर्बत का पहलू ज़्यादा होता है, उन घरों में जो खाने का अच्छा हिस्सा होता है, जिसमें गोश्त की बोटियाँ वग़ैरह होती हैं, वो अपने लड़कों के लिए रख लिया जाता है और बच्चियों को वो हिस्सा नहीं मिलता। तो मेरा ख़्याल है एक बहुत छोटी-सी चीज़ है जो अच्छे घरानों में शायद या पैसे वालों के घरों में शायद ये चीज़ ना होती हो, लेकिन वो हमने वहाँ पढ़ा था और हमने इससे हमें हमें पता चला। तो ये चीज़ बड़ी बुरी थी कि आपने इनिशियली बच्चों की जो जिस्मानी नशो-नुमा है, ग्रोथ जिसे मैं बार-बार कहती हूँ, आपने वहीं पर ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। अगर उसको आयरन डेफ़िशिएंसी, हमें पता है बायोलॉजिकल चेंजेज़ बच्चियों में हो रही हैं, वो बढ़ रही हैं, तो उनके लिए में आयरन डेफ़िशिएंसी है, कैल्शियम डेफ़िशिएंसीज़ हैं और बहुत सारी मिनरल डेफ़िशिएंसीज़ हैं जो बच्चों में बहुत कॉमन हो जाती हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर हम माँ पढ़ी-लिखी होगी, तो फिर बच्चियाँ या बच्चे, लड़के भी यकीनन, हर बच्चे की जिस्मानी नशो-नुमा बहुत होगी और जिस्मानी होगी तो डेफ़िनेटली फिर उसकी ज़हनी नशो-नुमा भी बहुत अच्छी होगी। ग्रोथ जो मैं बार-बार कह रही हूँ, ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ के लिए डेफ़िनेटली फिर एजुकेशन आ जाती है कि हम क्या बच्चियों की एजुकेशन में उतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी मैं स्टैट्स ही देख रही थी कि 53% हमारे यहाँ लड़कियाँ जो हैं अप टिल 16 इयर्स, 5 टू 16 इयर्स एज की 53% बच्चियाँ जो हैं जो स्कूल नहीं जाती। तो बिल्कुल। ये एक काफ़ी बड़ा नंबर है, जिसे अल्लाह करे कि हम आहिस्ता-आहिस्ता कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों की तालीम होगी, तो अच्छी तालीम उन बच्चियों की मेंटल ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा काम करेगी। बिल्कुल, बेशक उनकी मेंटल ग्रोथ, और साथ-साथ एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आपने पहले सबसे जिसका ज़िक्र किया, वो था इमोशनल ग्रोथ की बात आपने इमोशनल की थी। ग्रोथ। सो बीइंग पेरेंट्स टू सच अमेजिंग डॉटर्स, जिनके अगर हम कहें कि जब वो बेसिकली जब वो बात करती हैं, जब वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखती हैं, दे हैव अ कन्विक्शन इन देम, जिससे आप उसको उनको सुनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप उनसे सीखें, क्योंकि मैंने खुद आपकी जो बड़ी बेटी है उसकी कुछ बातों से बहुत कुछ मैंने सीखा है। अच्छा, चलिए। सो मैं ये जानना चाहूँगी कि व्हाट काइंड ऑफ इमोशनल नेटवर्क और सपोर्ट आपने घर में रखा, या फिर आप लोग उसको वैल्यू करते हैं, आपकी वैल्यू सिस्टम का वो हिस्सा है, दैट रिजल्टेड इन देम बीइंग दैट वे? मेरा कंट्रीब्यूशन इसमें थोड़ा बहुत होगा, लेकिन मेरा ख़्याल है इरफ़ान का यहाँ कंट्रीब्यूशन इसमें कहीं ज़्यादा है कि इरफ़ान ने बच्चियों को कहीं भी जैसे वो शट अप वाली चीज़ पे नहीं कहा। यकीनन वो तरबियत वाला काम तो आप शुरू में कर रहे होते हैं, लेकिन जब बच्ची अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपनी चीज़ों को शेयर कर रही होती है, तो मेरा ख़्याल है कि उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। सुनना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा ख़्याल है इरफ़ान का कंट्रीब्यूशन इसमें मुझसे थोड़ा ज़्यादा ही है कि इरफ़ान बीइंग अ फ़ादर, वो बहुत इस मामले में मुझसे बेहतर हैं। नहीं, देखें, अगेन गोइंग बैक टू कुरान, तदब्बुर और तफक्कुर का लफ्ज़ बेइंतहा इस्तेमाल हुआ है किताब में। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि भाई एक्सप्लोर करो। तो हम, बेटी हो या बेटा हो, हम कैसे अपने बच्चों को सवाल करने से रोक सकते हैं। तो बस हमने कोशिश ये करी। अब आप कह रही हैं अमेजिंग डॉटर्स, अल्लाह करे अमेजिंग डॉटर्स ही रहें और साबित भी हो, हाँ। लेकिन मुश्किल भी होती है बाज़ औक़ात, बड़े ये थोड़ा मुश्किल देसीपना आपने यहाँ पे दिखाया है। नहीं, नहीं, मैं नहीं, इवन बेटे भी होते तो मैं यही कहता कि हुआ ये है कि बड़े मुश्किल सवालात कर लेती हैं वो। बाज़ औक़ात सवालों के जवाब हमारे पास भी पूरे सही तरीके से नहीं होते। मेरी तो अच्छी खासी क्लास भी हो जाती है कि आप, बड़ा बार लो है आपको और अब्बू काम करने चाहिए थे। ख़ास तौर पर मैं ख़ुद ये कहूँगा, सबके सामने ही कह देता हूँ कि मैं घर के काम करने में बड़ा चोर रहा हूँ और अभी भी हूँ।
तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा मसला हमारा एक ये भी है। तो अब जैसे अब हम अपने बच्चों को ये बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो घर के काम भी किया करते थे, ठीक है, तो फिर अगला सवाल तो बनता है ना बच्चों का, आप क्या कर रहे हैं? ठीक है जी, वो अपने कपड़ों में पैबंद भी लगा लिया करते थे, तो आप क्या कर रहे हैं? यहाँ तो सारा दादी कर रही हैं या अम्मी कर रही हैं। तो आपने नॉलेज दी तो फिर आपके ऊपर टफ सिचुएशन भी आई ना कि अब आपको खुद ब खुद इम्प्रूव भी करना है। तो बस हमने कोशिश ये करी कि जाहिर सी बात है कि देखें परफेक्ट कोई नहीं होता, बेशक। मेरे अंदर बेइंतहा खराबियाँ हैं, तो ठीक है, अगर वो इस तरह की डिस्कशन में सामने आएंगी तो शायद मेरे लिए भी बेहतरी के और इम्कानात होंगे कि आई विल ऑल्सो ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो मैंने अपने तौर पर एक कोशिश ये करी, और ये मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी करता हूँ जहाँ पढ़ाता हूँ, कि जिसको जो सवाल है वो सवाल करे, क्योंकि सवाल एक इंसानी फितरत में है। और आप सवाल बेवकूफ़ाना बज़ाहिर हो सकता है, लेकिन आप उसको कहीं नहीं बेवकूफ़ाना है। आप हर सवाल को उसके मेरिट पे जज करके जवाब दें। और अगर कोई एक सवाल ऐसा है जो आपको बेवकूफ़ाना लग भी रहा है, तो उसका भी जवाब प्यार से दें, उसको भी लॉजिकली जवाब देने की कोशिश करें। तो बस मेरा नहीं ख्याल कि मेरा कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखें माई का होता है ज़्यादा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी अगर बच्चों ने कुछ अचीव किया है तो उसमें मेरा जो अगर रोल हो सकता है वो ये हो सकता है कि मैंने इनको मोटिवेट किया कि यू कैन आस्क एनीथिंग एंड वी शुड शेयर एवरीथिंग। तो हम लोग जो है वो हमेशा से कोशिश करते थे कि हम भी उन्हें अपनी बातें बताएं, एक दूसरे को भी बताएं, और उनसे भी सुने और उनको भी बताएं। तो शेयरिंग एंड अलाउइंग देम टू आस्क एनीथिंग दे वांट। टफ से टफ क्वेश्चन होते थे उससे बाज़ औक़ात। उनका डर खौफ जो वालिद के साथ होता है, झिझक जो वो झिझक जो थी वो नहीं है। मतलब वो ये है कि रिस्पेक्टफुली वो अपनी सारी बातें बड़े आराम से कर सकती हैं। तो वो वाक़ई वो हमारे लिए जैसे कहते हैं ना स्टीवन कॉवी वाली चीज़ विन विन सिचुएशन हो गई है कि अब हमें कोई प्रॉब्लम होती है या उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपस में उसको कहीं न कहीं आराम से कभी communicate उसमें हाँ, कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है। ऐसा नहीं होता कि हम सब एक ही हों, उसमें बहस भी हो जाती है। लेकिन हाँ, वो जो उनका डर खौफ है, अब वो नहीं है, क्योंकि बचपन से शायद उनको इरफ़ान जवाब देते रहे, हर तरह से अपने तौर पे मुतमईन करते रहे। तो मुझे लगता है कि मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो खौफ वाली चीज़ अब ख़त्म हो गई। लेकिन ये इमोशनल वाली चीज़ अगर मैं थोड़ा-सा इलैबोरेट करूँ, तो ये बड़े छोटे स्टेज से हम अपनी बच्चियों को स्पेशली एक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के फ्रेम में देखना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। हमारे पास बड़ा इम्पोर्टेंट होता है गोरा रंग, लंबा कद और ऐसे बाल और ऐसे दाँत, और मतलब एक अनफॉर्चुनेटली बड़े दुःख की बात है कि हम बच्चों की सेहत से ज़्यादा बच्चों की इसकी अपीयरेंस पे काम करना शुरू कर देते हैं। मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, मैं दोबारा एडमिट करूँगी इस चीज़ में, मुझसे भी बहुत कमज़ोरियाँ, मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मैंने ये चीज़ रियलाइज़ अब ज़्यादा अच्छी तरह और कर रही हूँ कि वाक़ई ये बच्चियों के कॉन्फिडेंस को बहुत डैमेज करता है। हमें अपनी बच्चियों को इतना एम्पावर की बात करनी है, तो इसमें ना उलझा दें कि मैं शीशे में कैसी दिखती हूँ। उसे ये पता होना चाहिए कि मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं कर सकती हूँ। अगर मैं सही हूँ तो मैं सब कर सकती हूँ। वो अपनी लुक्स में लोगों को दिखाने के लिए, लुभाने के लिए उस रेस का हिस्सा ना बन जाए जहाँ वो बिलॉन्ग ही नहीं करती है। उसका सारा पोटेंशियल तो उसमें चला जाएगा, तो ट्रू पोटेंशियल और ग्रोथ किधर गई? बिल्कुल। वो तो इन चंद चीज़ों में चली गई जो सुपरफिशियल। वक़्त के साथ खुद ही ख़त्म हो जानी है। जी। तो वो चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि वो जैसी भी दिख रही है, अगर वो सेहतमंद है, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि अल्लाह ताला तूने हमें एक सेहतमंद, एक साले औलाद अगर अता की और हम उसकी सही तरबियत करना चाह रहे हैं, तो हम उन्हें छोटी-छोटी चीज़ों में, और अगर कोई कह भी रहा है, तो भी हम उसे वहीं रोक दें कि नहीं, कोई अगर कह रहा है कि इस बच्ची का रंग उस बच्ची के रंग से साफ़ है या ये उससे वज़न में ज़्यादा है, तो ये इतना बुरा कंपैरिज़न है, आप यकीन करें बच्चे इस चीज़ को कभी नहीं भूलते। बिल्कुल। और आप लोग बहुत आजी के साथ अपनी बातें जो है वो आगे रख रहे हैं। सो ऐसा नहीं है माशाल्लाह, ये आप आज जो बात की इरफान साहब ने कि ग्रोथ आपने जो ग्रोथ का बताया, उन्होंने कहा कि सवाल करने दिया, तो और फिर उसके बाद आपने भी बहुत कुछ लर्न किया। तो मेरे ख्याल में पेरेंटिंग का जो क्रक्स है वो ये है कि इट्स नॉट जस्ट कि आपने उनको ग्रो करना, यू हैव टू ग्रो विद देम। जी, और अगर आप खुद उनके साथ ग्रो नहीं करते हैं तो बिल्कुल आप आपकी उनको बात हेल्प सही, नहीं कर पा बिल्कुल रहे आपकी होते। बात सही है। सो ट्रू देयर एंड ऑल्सो के आपकी दोनों ही बेटियों को जब देखते हैं ना, उससे कहते हैं दिल खुश होता है, इन द सेंस कि नो बैड फीलिंग्स या कोई नो ऑफेंस टू दोज जो कि मेकअप करते हैं या बहुत ऑफ कोर्स, ज़्यादा डेफिनिटली, वो डेफिनिटली। करते हैं।
आई एम नॉट जजिंग कि वो ये करते हैं, लोग बिल्कुल दूसरी चीज़ नहीं बिल्कुल कर रहे नहीं नहीं होंगे। बिल्कुल मेरा मतलब भी हाँ, बिल्कुल ये नहीं लेकिन है। है कि उनको दोनों को देखकर मतलब दे हैव अ वेरी नाइस क्लीन अपीयरेंस, वो बहुत ज़बरदस्त, दे आर वेल ड्रेस्ड, और वो कोई भी ऐसी चीज़ के ना जिससे लगे कि दिस इज़ ये दिखावे के लिए है या ये ऐसा है जो कि बिकॉज दे आर माशाल्लाह सो कॉन्फिडेंट इन हु दे आर, द वे दे स्पीक, द वे दे पुट दे अक्रॉस देयर पॉइंट ऑफ व्यूज़, वही इनफ ये होता है अब आपकी उनको। मोहब्बत है। नहीं नहीं, ऑनेस्टली शबाना, वही इनफ होता है उस बच्ची से इम्प्रेस होने के लिए या उस बच्ची को समझने के लिए, उसकी पर्सनालिटी को समझने के लिए। यू डोंट नीड टू सी के इसकी आंखें, नाक कैसी है, मेकअप कितना लगाया हुआ है, कपड़ों में कितनी ट्रेंड फॉलो हुआ हुआ है, क्या हुआ हुआ है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इस पे डिबेट ज़रूर की जा सकती है कि सुपरफिशियल और कंज्यूमरिज्म इंस्पायर्ड जो हमारी ब्यूटी रूटीन्स हैं और सब चीज़ें हैं वो कितनी प्रोडक्टिव हैं या काउंटर प्रोडक्टिव हैं। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि जब आप सुपरफिशियल चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो आप अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, उस वक्त अपनी पर्सनालिटी को नहीं, और ये चीज़ हमने ही तो उस बच्ची स्ट्रेंथन में कर डाली लेते हैं। है। वो मैं मेकअप और ड्रेसिंग को मैं बुरा नहीं कहती हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मैंने ही तो अपनी बच्ची को ये सिखाया कि तुम्हारा रंग काला है तो तुम वाइट करो इसको, या किसी रिश्तेदार ने उसको सिखा दिया। वो बच्ची तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ही उसका या कोई सामने वाला उसको जब ये ये कह देता है जब ये तो कह फिर देता है तो मैंने उसका कॉन्फिडेंस कम कर दिया। मैं ये मेरा पॉइंट था। यकीनन ग्रूमिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन ये कि हम उसमें किसी को इजाज़त ना दें कि आपके बच्चे पे कोई कमेंट करे, तो वहाँ True. पेरेंट्स बीच में आके कहें कि नहीं, जैसी ये है ये बहुत अच्छी है। True. मैं फिर ये कहूँगा, बेटी हो या बेटा हो, माँ बाप का जो बुनियादी फ़र्ज़ है कैरेक्टर डेवलपमेंट का काम बिल्कुल करना है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, कैरेक्टर डेवलपमेंट वो कर ही नहीं सकते अगर उनका खुद कैरेक्टर सही नहीं होगा। जी। तो अगर मैं मिसाल के तौर पे स्मोकिंग कर रहा हूँ और अगर मेरा कोई बेटा है और मैं उसके सामने स्मोकिंग कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि भाई आप स्मोकिंग नहीं करो, तो मेरी कोई पोजीशन ही नहीं है। बिल्कुल। तो अब मुझे याद पड़ता है कि जब हमने बच्चियों से कहा कि कुरान पढ़ो, तो मुझे आज भी याद है कि छोटी वाली ने मुझसे ये कहा था कि अब्बू ये सूरह हुजरात क्यों आपने पढ़ा दी पहले। मैंने कहा इसलिए पढ़ा दी बेटा कि बहुत छोटी सी है, इसमें 11-12 तो आयतें हैं। कहा नहीं अब तो फंस गए, ना गॉसिप कर सकते हैं, ना बैक बाइटिंग कर सकते हैं, ना किसी को ऑफेंसिव निक नेम से बुला सकते हैं। तो हमारा भी और आपका भी और हर शख्स का फ़र्ज़ ये है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट पे तवज्जो दे। बेशक। ट्रू। यही पर्सनैलिटी है, यही है जिसको कहते हैं रूह को आप आगे बढ़ाएं, बजाय इसके कि आप जो है वो ज़ाहिर जो ज़ाती जो फिज़िकल ब्यूटी है इसके ऊपर, इवन लड़के भी फैशन और इस तरह की चीज़ों पे तवज्जो देने के बजाय आप सिर्फ और सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर तवज्जो दें, विच इज़ कैरेक्टर डेवलपमेंट। बिल्कुल कैरेक्टर सही कह रहे डेवलपमेंट हैं, 100% बिल्कुल बिल्कुल सही। ऐसे ही। अच्छा, जब हम कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, एडोलेसेंस में आ चुका है, टीनेज में एंटर हो रहा है या टीनेजर हो गया है, सो बहुत सारी जो हैं उनकी चेंजेस हो रही होती हैं जो कि वो फील कर रहे होते हैं उस वक्त। इसमें हो सकता है अट्रैक्शन फॉर द अपोजिट जेंडर भी उसमें होता है, उसके अंदर जो है बहुत सारे सवालात होते हैं उनके अंदर। सो किस हद तक हम बेटियों को एजुकेट कैसे कर सकते हैं, उनको किस तरह से स्ट्रेंथन कर सकते हैं कि वो आकर आपसे बातें शेयर कर सकें, या फिर उनको इंस्टेड ऑफ गोइंग टू रॉन्ग सोर्सेज वो आपसे आकर डिस्कशन कर सकें। वो फ़ियर फैक्टर जो हमने बचपन में ख़त्म कर दिया है, हम्म। सवाल करने का और बात करने का, वो फ़ियर फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है इस एज में। हमारी हमारी मदद करता है वो, कि वो कुछ चीज़ें आपसे शेयर हो रही हैं और आप उससे कहें हाँ तुमको शर्म नहीं आती। सो ये हाँ शर्म नहीं आती वाली चीज़ इज़ सो बैड। अगर हम उसको थोड़े से डिग्निफाइड, थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, थोड़ी देर के लिए आप डर भी जाते हैं कि ये मतलब क्या हो गया है, लेकिन हाँ शर्म नहीं आती वाली चीज़ ने एकदम से आपके बच्चे को बैकफुट पे कर दिया, अब वो आपके करीब नहीं आ रहा। तो वहाँ पे थोड़ा-सा पेशेंस और थोड़ी-सी हिम्मत की ज़रूरत होती है। वो चीज़ें खुद ब खुद वक़्त के साथ-साथ खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपने अगर पीछे तरबियत बड़ी स्ट्रॉन्ग करी है या आपने थोड़ी-सी मेहनत करी है या आपने उनको बार-बार सिखाया है कि तुम्हारी लिमिट्स ये हैं, और आपने हलाल हराम वाले जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं आप उनको दे चुके हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अगर वो फ़ियर नहीं है और आपने थोड़ा-सा उसको स्मार्टली हैंडल कर दिया, तो फिर कुछ अरसे में वो चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाती है। फिर वो खुद उस एज से निकल के मैच्योरिटी में आना शुरू। कोई हो सकता है उनसे छोटी-मोटी गलती हो जाए, तो आप माँ-बाप के तौर पे उसको दरगुज़र करके उनको सपोर्ट पे कर दें। सपोर्ट बड़ी इम्पोर्टेंट है इस एज में, ना कि आप बंद कर दें ताल्लुक़, वो बड़ा गलत हो जाएगा। वो सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है कि
कि वहाँ सपोर्ट अगर दे दी और फ़ियर फैक्टर ख़त्म कर दिया, तो चीज़ें खुद ब खुद काम हो जाती हैं, क्योंकि ये वाली एज थोड़ी-सी टर्बुलेंट तो होती है। बेशक, बेशक। तो और अक्सर जो रिलेशनशिप्स बच्चियों के अपने पेरेंट्स के साथ बन या बिगड़ रहे होते हैं, वो इसी एज में हो रहे होते हैं, क्योंकि बचपन में तो टोटली डिपेंडेंट है, तो उस वक़्त तो वो जी, क्या ही कहेगा, क्या करेगा। जी, मगर इस एज में वो क्योंकि अपने आप को पहचान रहा होता है, रियलाइज़ कर रहा होता है अपना सेल्फ, अपनी वर्थ, इन चीज़ों को वो जी। नेविगेट कर रहा होता है। तो उस वक़्त पेरेंट्स के साथ जो उसका रिलेशनशिप है, जिसमें वो शेयर कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसको शन किया जाता है या उसको इनकरेज किया जाता है, दैट ऑल्सो शेप्स देयर रिलेशनशिप विद देयर पेरेंट्स कि आगे चलकर वो कैसा होगा। बाद में हो सकता है इज़्ज़त हो, ख़याल हो, सब कुछ हो, लेकिन जो एक रिश्ता, जो एक रिलेशनशिप होता है, जो दिल वाला ताल्लुक होता है, वो शायद उस तरह से नहीं रह पाता। सो आई एग्री विद दिस कि आपने जो आई थिंक जो हर बात जो है इट लीड्स बैक टू द सेम थिंग एज़ यू मेंशन कि उस वक़्त ही सवाल करने और बात करने की जो आदत आपने डाल दी है, दैट विल इज़ गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे। मैं एक छोटी-सी चीज़ ऐड करूँगी। मैं और इरफ़ान हम लोग थोड़े से फॉर्च्यूनेट रहे कि मेरे साथ मेरे सास-ससुर, उनका भी वो हमारे साथ रहे। तो मुझे याद है कि मैं उस टाइम पे बड़ा बिज़ी रहती थी घर की चीज़ों में और अपनी बाकी चीज़ों में। तो बच्चियों का ये था कि वो स्कूल से आती थी, उनका पहला काम होता था कि बस वो दादा के दाएँ-बाएँ बैठ जाती थीं और पूरे दिन की जो कहानी उनके पास होती थी, वो जब तक उनको सुना नहीं लेती थीं, वो खामोश नहीं होती थीं। और वो भी पूरे सुकून और सब्र के साथ उनकी सारी बातें सुनते थे और जहाँ-जहाँ उन्हें उनको सिखाना होता था, तो मैं अपनी तरबियत से ज़्यादा उनकी उस अर्ली लाइफ़ में जो कंट्रीब्यूशन मुझे उनकी तरफ से मिला, ज़ाहिर है मेरी मदर इन लॉ, उन्होंने मेरे साथ बाकी चीज़ों में मेरी हेल्प करी, जैसे घर के बाकी और चीज़ें वहाँ मैनेज करते थे। लेकिन उनका जो साथ था बच्चियों की उस उम्र में उनकी तरबियत का, उसका मैं मतलब मैंने शायद वो हिस्सा दिया ही नहीं जो उन्होंने दिया है। क्योंकि उनके पास वो सुनने के कान थे, जिन्होंने उनकी सारी छोटी-छोटी, छोटी-छोटी हर चीज़ को सुना और उसी ही प्यार से उसका जवाब देते रहे। तो स्कूल से आते ही बगैर कपड़े बदले, यूनिफ़ॉर्म चेंज किए, उनका पहला काम होता था बैग उतारते ही उनके बराबर बैठ के पहले एक स्टोरी सुनाएगी अपनी पूरे दिन की, फिर दूसरी सुनाएगी, आपस में करेंगे और वो एक-एक का पूरे तहम्मुल से, प्यार से जवाब देके उनको वहीं मुतमईन करते। हमारे तक बातें तो उनके गुज़र जाने के बाद आई कि हमने उसको टेक ओवर करा। हमारी भी तरबियत शायद उन्हीं की वज़ह से हुई है कि उन्होंने घर में वो माहौल हमें दे दिया कि जिसने हमें इतना इतना सपोर्ट करा। जब हम बच्चों की तरबियत की बात करते हैं, तो हम अक्सर जो है लफ्ज़ पेरेंटिंग इस्तेमाल करते हैं, जैसे आज भी मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम पे जो है पेरेंटिंग ही कहा। मगर बात ये है कि इट्स नॉट जस्ट द पेरेंट्स दैट आर पेरेंटिंग। बिल्कुल, जो बात होती है ना कि बच्चे सबके सांझे होते हैं, बच्चियाँ सबकी सांझी होती हैं, तो वो हमारे यहाँ तो एक डिफरेंट पैराए में एक बात की जा रही होती है, लेकिन वो यही है कि ना सिर्फ दादा-दादी, बल्कि अगर कोई और एक्सटेंडेड फैमिली है या फिर एक्सटेंडेड फ्रेंड सर्कल है या जी, मोहल्ले वाले भी हैं, इफ दे हैव गुड टर्म्स विद, इफ नहीं दे शुड हैव गुड टर्म्स विद ईच अदर, एंड दे शुड आल्सो बी पिचिंग इन इनटू सच थिंग्स कि जी। अगर, क्योंकि एक माँ और एक बाप माशाल्लाह डॉक्टर और नहीं, कर नहीं एजुकेशनिस्ट सकते, और कर नहीं कॉर्पोरेट सकते, ट्रेनर कर नहीं हैं सकते। यहाँ पर, लेकिन हर माँ बाप ये सब नहीं नहीं होते। कर सकते, सो मुमकिन नहीं है, हमारे लिए मुमकिन नहीं था। एग्जैक्टली, तो इसके लिए आपको बहुत पूरे विलेज की ज़रूरत पड़ती है, एंड जी, एवरीवन शुड प्ले देयर रोल्स। माँ बाप को भी इस चीज़ के लिए ओपन होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को जो है डिफरेंट मेंटोरशिप में या डिफरेंट लोगों के साथ मिंगल करने दें, और उनके दादा दादी तो सारे घर में ही हैं, तो उनसे तो करेंगे ही। अगर बहुत ज़्यादा चचा फुप्पो बिल्कुल। खाला मामू ये सब लोग होते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके इर्द-गिर्द होते हैं, आप उनसे इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी उनको इंटरैक्ट करने देना चाहिए जी, पेरेंट्स को भी। और दूसरे, और जिनके बच्चे यानी जिनके वो डायरेक्ट बच्चे नहीं हैं, जो मोहल्ले में रहते हैं या फिर किसी भी तरह से उनके साथ जुड़े हुए माँ-बाप के साथ फ्रेंड्स सर्कल की वजह से या जिस भी वजह से, उनको भी अपना इनपुट, प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इनपुट उनको भी देते रहना बिल्कुल, चाहिए, क्योंकि जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, अल्लाह ताला ने हमें आइसोलेशन में तो पैदा नहीं किया है। ऐसा ही है। जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, तो एवरीथिंग कम्स इनटू इट, एवरीवन हैज़ मल्टीपल रोल्स टू प्ले। बिल्कुल, यू कैन नॉट कन्फाइन योरसेल्फ टू सिंगल रोल्स कि बस ये मीडिया मेरी गिरता है। ज़िम्मेदारी अगर मेरे बच्चों की तरबियत पे, तो मेरी ज़िम्मेदारी उन सारे बच्चों की तरबियत पर है जिनको मैं पढ़ाती भी हूँ और जो मेरे से जुड़े हुए हैं बिल्कुल। और सेम इज़ विद मतलब हम सब के साथ है। मैं किसी को गलत उस पे क्यों पॉइंट करूँ? मैं उसकी तरबियत छोटी-सी कहीं खुद बेहतर करके दिखा दूँ, पहले तो मैं खुद ही एक बेहतर काम करूँ। तो मुझे लगता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि ज़िम्मेदारी फिर हम सब पे आती है कि एम्पावर करना और उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम हम सब का है जो उन बच्चों के साथ है। अभी जब हम बात कर रहे थे, तो यू मेंशन्ड अ कपल ऑफ केसेस, आई वुड लाइक कि आप उनको उनका ज़िक्र भी करें, और फिर हमें ये भी बताएं कि हाउ पेरेंट्स कैन हेल्प इन सच सिचुएशंस, या फिर वो बच्चियों के अंदर वो कॉन्फिडेंस कह लें, या फिर वो उनके अंदर
वो अंडरस्टैंडिंग देयर बॉडीज़ देम सेल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको वो किस तरह से इनकलकेट कर सकते हैं कि नौबतें इस तरफ ना जाएं, और फिर इतनी अगर एक्सट्रीम केसेस की हम जिक्र ना भी करें तो भी वो किस तरह से अपनी नेविगेट कर सकती हैं अपनी ज़िंदगियों को, जिसमें उनकी बहुत से डिसीजंस उनकी अपने सेल्फ अपनी बॉडी से रिलेटेड होते हैं, उनकी लाइफ से रिलेटेड होते हैं। सो प्लीज़ शेड सम लाइट ऑन दैट। मुझे सिर्फ ये है कि हम अपनी बच्चियों की तरबियत इस तरह कहते हैं कि अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छी बीवी, हम वो वाले उसमें उसको कहते हैं बहुत अच्छी। बहुत अच्छी का मतलब ये है कि वो बच्ची जो है ज़्यादा सवाल ना करे, बस चुपचाप बर्दाश्त करती रहे। तो ज़्यादा सवाल करना ज़रूरी है। अब जो बच्ची घर से सवाल करती आ रही है, जवाब मिलते चले जा रहे हैं। अब वो अगर पढ़ी लिखी है और जॉब पे जा रही है या ट्रैवल कर रही है और कहीं उसको किसी भी तरीके से नामुनासिब रवैये का सामना करना पड़ता है, मे बी ट्रांसपोर्ट के अंदर, बस के अंदर, सड़क पे चलते हुए, ऑफिस के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, तो फिर उसको खामोश नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अब अगर आपको जब आवाज़ उठानी है तो फिर आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छी का मतलब ये नहीं है, अच्छी का मतलब ये नहीं कि आप जुल्म बर्दाश्त करें। जैसे हमारे यहाँ जब बच्चे की विलादत होती है तो उनको एक दुआ दी जाती है कि हमारे ख़ानदान में हमारे बुज़ुर्ग ने दुआ दी कि ना ये किसी का जुल्म बर्दाश्त करे, ना ये किसी पे जुल्म करे। तो मैं समझती हूँ बच्चियों के लिए एक बड़ी अच्छी दुआ है कि ना आप किसी का जुल्म बर्दाश्त करें, ना आप किसी पे जुल्म करें। तो आप क्यों किसी का वो जुल्म बर्दाश्त करें, क्योंकि हमने उसको सेट करा है कि तुम अच्छी हो, तुम्हें अच्छा रहना है। अच्छे का मतलब है चाहे तुम्हें कोई कुछ भी कर दे, तुम्हें आवाज़ नहीं उठानी। और अगर जब आवाज़ उठा लिए तो फिर अब वी एज़ अ कम्युनिटी जो जुड़े हुए हैं, हमें उसका साथ देना है। तो आवाज़ उठाने को आवाज़ दबाना नहीं है। अच्छा, एक और बात होती है जब हम बच्चों को ये सिखा रहे होते हैं, ये बातें कर रहे होते हैं, सो अक्सर ये बहुत डिबेट इस पर भी हो रही होती है कि अब बच्चों को जो है बाउंड्री के नाम पर या आवाज़ उठाने के नाम पे बदतमीज़ बना दिया गया। सो ये भी एक फैक्ट है डेफिनेटली कि जब भी कोई सवाल करता है या फिर थोड़ा-सा इनकन्वीनिएंट होता है तो उसे हम बदतमीज़ का लेबल दे देते हैं। लेकिन कहीं-कहीं पे वाक़ई बदतमीज़ियाँ हो भी जाती हैं। जी। सो हम किस तरह से उनको इस पर एजुकेट कर सकते हैं कि कैसे, कहाँ पर, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे कमेंट्स हैं वो कोई बहुत बड़े बूढ़े पास कर रहे हैं या कोई ऐसे लोग पास कर रहे हैं जिनकी उतनी वो नहीं है कि वो उसको समझ सकें कि इसकी क्या नुआंसेस हैं, ये जो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। तो उस सूरत में हम किस तरह से बच्चों को एम्पावर कर सकते हैं कि वो उस चीज़ को डील कर सकें? ये बच्चा की वो एज तो बच्चा ही है ना। अब मैं उसको हर चीज़ नहीं कह सकती कि ए, बी, सी, डी तुम्हें ऐसे-ऐसे फ़ॉलो करना है। वो तो कभी ए से डी पे भी जाएगा और डी से एफ पर भी जाएगा। तो मुझे एज़ अ पर्सन थोड़ा-सा अपनी पेशेंस को कंट्रोल रख के उसे किसी और टाइम पे मैं मैनिपुलेट करके कुछ कर सकती हूँ। राइट नाउ मैं अगर 1 टू 1 आऊँगी तो फिर तो बड़ा क्लैश हो जाना है। तो आई एग्री, बदतमीज़ी और उसमें फिर कभी-कभी बहुत सारी बातें हमको भी बहुत बुरी लगती हैं कि भाई ऐसे क्यों बात हो गई, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप थोड़ी देर के बाद अगर उसको आराम से कूल डाउन करके एब्ज़ॉर्ब करें और फिर उसके पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करें, तो चीज़ें कहीं मिडवे आ जाती हैं। ऐसा नहीं किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। बात है कि सॉल्यूशन निकल आता है, लेकिन कभी-कभी सॉल्यूशन ज़रा थोड़ी तकलीफ़ के बाद निकलता है, कभी सॉल्यूशन फ़ौरी तौर पे आ जाता है। ट्रू। दिस इज़ माय अंडरस्टैंडिंग। इरफ़ान आपका? हाँ, अगर हमने किसी ने भी अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करी है तो उनको ये समझना चाहिए, और वो समझते हैं कि बदतमीज़ी बदतमीज़ी होती है। आप किसी से भी, बड़े से तो ख़ास तौर पर, और इवन आपके अपने हमउम्र लोग भी जो हैं, इवन अपने से छोटे से भी बदतमीज़ी करने का हक़ नहीं रखते। तो ये तो हर एक को आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ऐसी है कि जो, जैसे शबाना ने ज़िक्र किया कि जो हैरेसमेंट वाली जो बात है ना, इसके ऊपर तो आई डोंट नो, मैं कहता हूँ बदतमीज़ी भी जायज़ है। कि बिल्कुल एग्री। हैरेसमेंट को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मैं बगैर कोई नाम लिए आपको एक किस्सा शेयर कर लेता हूँ। हमारे अपने करीबी ख़ानदान में एक साहब हैं जो हैरेसमेंट उन्होंने करी, और एक से ज़्यादा मर्तबा करी, और वो सामने नहीं आई किसी भी वजह से। जैसे कि वो शबाना ने कहा कि लड़कियों की तो तरबियत यही कही जाती है, वो काफ़ी अरसे के बाद वो सामने आ गई। ठीक है। जुर्म भी कबूल कर लिया उन साहब ने। अच्छा। अब इसके बावजूद, अब उनसे जब कहा गया आपने जुर्म कबूल किया है तो भाई आप सही तरीके से आके माफ़ी मांगो यार, आपने जो किया है। तो उस पर भी उन्होंने वो जो उनका एटीट्यूड होना चाहिए था उन साहब का, वो नहीं हुआ। तो चूंकि हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, मैंने ठीक ठाक स्टैंड लिया इस बात पर। ठीक है। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा लगा उस पार्टी को कि भाई आप स्टैंड क्यों ले रहे हो इस बात पर।
और बदकिस्मती ये है कि मैं यहाँ, आप दोनों ख़वातीन बैठी हैं, कि वो जो साहब हैं उनकी बेगम ने जुर्म को मानते हुए भी अपने शौहर का साथ दिया कि वो मुझे रोटी खिलाता है। तो ये चीज़ें जो है ना, हमें अपनी ख़वातीन को, बच्चियों को ये तरबियत देने की ज़रूरत है जी कि हैरेसमेंट को बर्दाश्त नहीं करना है। ट्रू और अगर किसी बीवी के शौहर ने ये हरकत करी है तो उसमें इतना हौसला होना चाहिए, और वो मान भी रही है कि किया है, तो उसको कम से कम समझाए बजाय इसके कि डरे। तो मैं ऑफिसेज़ के हवाले से भी ये हमेशा मैंने ये रखा जहाँ मैंने काम किया कि हैरेसमेंट बर्दाश्त नहीं करनी है। मैं अपने स्टूडेंट्स को जहाँ पढ़ाता हूँ तो मैं लड़कों से माज़रत के साथ ये कह देता हूँ, अगर कोई देखेंगे तो वो ये इस बात की गवाही देंगे बाद में, कि मैं उनसे कह देता हूँ कि देखो, अगर आपने हैरेसमेंट किया ना, तो मैं ये लड़कियों को कह रहा हूँ कि बर्दाश्त नहीं करें। बस इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बाकी तो कोई अल्फाज किसी ने बोल दिए तो यहाँ पे दरगुजर भी किया जा सकता है, और ख़ास तौर पे कोई बुजुर्ग है, लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त लड़कियों को नहीं नहीं करना करना चाहिए। चाहिए, ये मैं, बिल्कुल मेरा तो ईमान यही है, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का हुक्म भी यही है कि इस चीज़ पर तो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने तो यहाँ तक कहा है सूरह अहज़ाब में, हाथ पैर काट दो इस तरह के लोगों के, मतलब मर्दों की मैं बात कर रहा हूँ। तो बस मैं यहाँ पर, मेरा पॉइंट ये है कि मैं इस मामले में बड़ा सख्त हूँ, बिल्कुल बड़ा रिजिड हूँ मैं, कि भाई यहाँ बर्दाश्त नहीं करना है। सही। अच्छा, अब आपने जो ये बात कही कि बर्दाश्त नहीं करना है और स्पीक अप करना है, और जैसे जो आपने जो एग्जांपल दी कि कई सालों तक तो वो खुली ही नहीं वो बात, तो अक्सर ऐसा ही होता है। जब मीटू मूवमेंट भी आई थी तो उसमें ये हुआ था कि किसी एक ने हिम्मत करके जब शिकायत की तो फिर 10-10, 20-20 साल पुरानी केसेस जो हैं वो सामने आए। सो ऐसी सूरत में सबसे पहला काम जो हम करते हैं एज अ सोसाइटी, वो होती है विक्टिम शेमिंग, जिसमें हम कहते हैं कि उस वक्त क्यों चुप बैठी रहीं, एटलीस्ट अच्छी हैं तो उस वक्त क्यों चुप बैठी रहीं। एग्जैक्टली। सो जब भी कोई लड़की हरास होती है या मोलेस्ट होती है या उसके साथ जो है अब्यूज़ किया जा रहा होता है, सो वो एक तो जो नेचुरल रिस्पॉन्स है एक इंसान का जब वो किसी भी इस तरह की सिचुएशन में आता है, उसमें एक नेचुरल रिस्पॉन्स है कि वो फ्रीज़ हो जाता है, उस वक्त वो नम हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। एंड इट ऑलवेज टेक्स अ सेकंड पर्सन टू टेल देम कि हाँ ये गलत हुआ है। ये अब वो सेकंड पर्सन उसकी ज़िंदगी में पहले भी हो सकता है और उस पॉइंट पे भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, जिससे वो रियलाइज़ करे कि उसके साथ गलत हुआ है, वो उस पर आवाज़ उठाए। जी बिल्कुल। सो जब हमारी बच्चियों के साथ ऐसा खुदा ना खास्ता कोई सिनेरियो हो, और उनको अगर हमने पहले से, हम किस तरह से उनको समझा सकते हैं कि आपने, येस योर फर्स्ट रिएक्शन वुड बी दैट यू वुड गो नंब और यू वुड गेट फ्रोजन इन दैट सिनेरियो, बट हम उनको किस तरह से हम बता सकते हैं, उनको एम्पावर कर सकते हैं दैट दे हैव टू रेज देयर वॉइस इंस्टेड ऑफ जस्ट फीलिंग गिल्टी फॉर फेसिंग समथिंग लाइक दैट, क्योंकि गिल्ट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू देयर माइंड्स। सो हाउ कैन यू, आपने खुद कोई अगर तरीका अपनाया या आप समझते हैं कि क्या सही तरीका होना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। मेरा तो बहुत सिंपल है कि वही बात जो शबाना ने कही कि फाउंडेशन बड़ी मजबूत है। अब अगर आपने हमारी बेटियों का इतना जिक्र किया, अगर उनको जब देखेंगी पता चलेगा कि मैंने स्टीवन कॉवी की किताब का जिक्र कर दिया तो नाराज़ हो जाएंगी। वो स्टीवन कॉवी को पसंद नहीं करती, और मुझे वो बहुत पसंद है, उसकी किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। वो कहती हैं अब्बू आप ये क्या हर वक्त स्टीवन कॉवी का जिक्र करते रहते हैं। तो उसमें स्टीवन कॉवी ने ये कहा है, और मैं उससे एग्री करता हूँ, कि आपको जो भी बच्चे की तरबियत करनी है ना, आपके पास शुरू के 8-10 साल हैं। उसी में आपने जो भी अपनी वैल्यूज़ उसको ट्रांसफ़र करनी है कर लें। उसके बाद जैसे इन्होंने, शबाना ने कहा ना कि मेरे जो फ़ादर थे, उन्होंने उस शुरू के 8-10 साल में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो वैल्यूज़ आपने उधर ट्रांसफ़र करनी है, वहीं पे उनको कॉन्फिडेंस भी देना है। एक दफ़ा वो फाउंडेशन मजबूत हो गई तो आप यकीन करें, अगर उनके साथ कोई इस तरह की बात होगी तो वो फौरी तौर पे शेयर करेंगी। और हमने कोशिश करी कि वो सिर्फ माँ से ही ना करें, माँ से तो कर ही लेती हैं लड़कियाँ, बाप से भी कर लें। जी तो ये इत्मीनान आपने दिलाना है कि बजाय इसके कि वो ठीक है, वो लम्हे में तो अगर कोई बदतमीज़ी खुदा न खास्ता होगी तो वो ज़ाहिर है उनकी हालत बहुत ही नाजुक होगी या बहुत ज़्यादा वो परेशान हो एक जाएंगे। ट्रॉमा में होंगी, बट देन लेटर ऑन वो ज़रूर शेयर करें। और फिर मगर जिनसे शेयर करें, अब अगर वो बाप है या भाई है जी या माँ है, तो फिर ये उसका काम है कि एक्शन लेने में मदद मदद करे। करें, बिल्कुल। तो मैंने आपको जिक्र किया कि अपने क्लोज रिलेटिव के अंदर मैंने एक स्टैंड ले लिया। थोड़ा सा मैं ख़राब हो गया, मगर मुझे उस ख़राब होने में कोई पशेमानी नहीं है, क्योंकि मैं हक़ पर था और मैं हक़ पर हूँ। और जब सामने वाला जुर्म भी कबूल कर रहा है तो फिर डिटाई किस बात की। तो मैंने तो ये कहा कि भाई इनको तो जेल जाना चाहिए था जो इन्होंने जुर्म किया है। तो बात यह है कि आप उनको सपोर्ट करें, ट्रू। ऐसी बच्चियों को, और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ चूँकि बच्चियों के साथ ही होता है जी ज़्यादा, तो आप उनको सपोर्ट करें। और वो सपोर्ट करने के लिए पूरी नियरेस्ट कौन है उनके, माँ है, बाप है, या फिर भाई होगा,
वो सब सपोर्ट करें, बिल्कुल। और जो हिम्मत बढ़ाएं, साथ दें, मुकम्मल साथ दें। बेशक। और दूसरा ये कि जो ये कॉन्वर्सेशंस आपके घर के नॉर्मल जो कॉन्वर्सेशन है उसका हिस्सा होना चाहिए। अब हिस्सा जैसे होना चाहिए। आपने किसी और बच्ची के लिए ये स्टैंड लिया उन साहब के बारे में जो भी बिल्कुल। आपने किया, आपकी बेटियों ने ये देखा ना, दे वर देखा सीइंग उन्होंने। कि जब मेरे अब्बा ने किसी और के लिए इतना स्टैंड लेते तो मेरे लिए वो पीछे नहीं रहेंगे। जब मेरे ऊपर अगर बात आएगी सो ही वुड बी माय फर्स्ट सपोर्ट। या और फिर दूसरी बात ये कि अगर माँ के पास, अक्सर घरों में होता है कि बाप से जो नहीं कहते माँ के पास जाते हैं तो माएँ दबा देती हैं, लेकिन माँ का भी ये रोल होना चाहिए कि वो भी उसको मेन स्ट्रीम में लाए और वो उस पे करे कि नहीं, इस पे बात होगी, ये छुपाया नहीं जाएगा, इस पे रिपरकशंस फेस करने पड़ेंगे अब्यूज़र को। सो दैट इज़ आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिल्कुल। टू टेल। मगर इसमें मैं फिर कहूँगा कि आप लोग ख़वातीन के लिए भी इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका भाई है, आप अल्लाह ना करे आपके वालिद हैं, आपके शौहर हैं, तो बेटा है, अगर वो इसमें इन्वॉल्व हैं तो आप उसे सपोर्ट नहीं करें, क्योंकि अगेन मैं ये अक्सर कोट करता हूँ जहाँ मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बड़ा जिक्र होता है, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने काफ़ी अरसे तक अपनी वॉल ऑफ जस्टिस पर कुरान की एक आयत लगाई थी, सूरह निसा की 135वीं आयत। और उस 135वीं आयत में क्या कहा है अल्लाह ने कि ए लोगों जो ईमान लेकर आए हो, इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ, चाहे इस इंसाफ की जद में तुम खुद आ जाओ या तुम्हारे वालिदैन आ जाए या कोई भी करीबी रिश्तेदार आ जाए। तो हमें ये, जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इस बात को कह रही है कि ये जिन साहब ने, मोहम्मद साहब ने ये किताब दी है दुनिया को, अगर उनकी इस बात पर अमल हो जाए तो दुनिया में सिर्फ सुकून हो। तो ऐसी सूरत में हमें इंसाफ पे खड़ा होना। तो यकीनन आप सही कह रही हैं, मेरी बेटियों ने ये देखा और मेरी बेटियों ने मुझे अप्रिशिएट किया, मैंने उनसे शेयर किया कि ये वो साहब हैं जो हमारे रिश्तेदार हैं, इन्होंने ये हरकत करी है, अब मैं तो स्टैंड लूँगा। बिल्कुल। तो हमें ये सपोर्ट करनी है। अब जब आप सही कह रही हैं, जब उन्होंने देखा तो उनको, वो इतनी खुश हैं कि उनको पता है कि कल को अगर खुदा ना खास्ता हमारे साथ भी कोई कुछ करेगा तो हमारा बाप या हमारी माँ साथ है हमारे साथ हो। बेशक। और जैसे अभी आपने जो बात कही और जो उन खातून की एग्जांपल दी कि मुझे रोटी खिलाता है, सो सैडली एंड अनफॉर्चुनेटली ये हमारी सोशल कंडीशनिंग का हिस्सा है एक्चुअली कि रोटी हस्बैंड खिला रहा होता है और आप उसके मरहून मिन्नत होते हैं, आप नहीं बोल पाते हैं। हालांकि अल्लाह ने हमें ऐसे नहीं बनाया। एक बहुत बड़ी बहस हुई थी जिसमें वो साहिल अदीम साहब ने कुछ बहुत ही कंट्रोवर्शियल बातें भी कह रही थी, जिसमें खलीलुर रहमान कमर भी बैठे हुए थे। तो असल में उस वक्त भी ये हो रहा था, वो कहना ये चाह रहे, जो कह रहे थे, कह कुछ गलत तरीके से गए थे, कह ये रहे थे कि ख़वातीन को जो है आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, बोलना चाहिए, शिकायत करनी चाहिए, नहीं चुप रहना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। मेरा कहना ये है कि ऑन पेपर तो ये बात जो है बिल्कुल दुरुस्त है। आई 100% एग्री कि नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, गलत चीज़ों के ख़िलाफ़ आपको खड़ा होना है, आपको वॉइस करना है, चाहे आपको उसमें कितना बड़ा नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। लेकिन हमारे यहाँ जो बच्चियों की कंडीशनिंग की जा रही होती है, जिस तरह से उनको शादी के लिए तैयार किया जा रहा होता है, या जो उनकी ये बताया जा रहा होता है कि शौहर का रुतबा और उसकी डिपेंडेंस आपकी जो है वो किस किस्म की है और किस लेवल की है, वो बहुत ज़्यादा उनके बिलीव्स को शेप कर रहा होता है। सो सिंस यू वुड हैव लर्नड इन NLP एज वेल कि उसमें जो है लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं कुछ, उनको किस तरह से ओवरकम किया जाता है और फिर तरबियत में क्या चीज़ डाली जाए, किस तरह से, यानी कि जो बातें, रोटी खिलाता है तो रोटी तो अल्लाह खिलाता है, हर एक को खिलाता है। चाहे आपका शौहर सुबह शाम 4 बार बोलता हो कि मैं तुझे खिला रहा हूँ, मैं तुझे खिला रहा हूँ, लेकिन आपका ईमान फिर भी ये हो कि ये रोटी मुझे अल्लाह खिला रहा है। सो ये ईमान बच्चियों के अंदर ख़ास तौर पे किस तरह से इनकलकेट किया जाए कि आप जो हैं वो किसी के ताबे इस सूरत में इस तरह से नहीं हैं, आपको उनके नीचे दबना नहीं है, आपको हक़ के लिए खड़ा होना है। तो वो कैसे आप एम्पावर कर सकते हैं? इंडिपेंडेंट बच्चियों को बनाने के लिए पहला काम तो हमने उनकी घर से तरबियत कर दी, एजुकेशन पे ऐड कर दिया, एंड देन फिर हमने उनको आगे बढ़ने के लिए, अगर वो जॉब करना चाहती हैं तो हमने उनको उसमें फैसिलिटेट करा, तुम जॉब करो ताकि तुम फेस करो, ताकि तुम इस काबिल हो जाओ कि तुम्हारी जब शादी हो तो तुम्हारे पास इतना पैसा ज़रूर हो कि तुम अपने फ़ैसले करने की तुम्हारे अंदर सलाहियत हो। बहुत ज़रूरी है कि हम पहले से ही उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना दें कि वो डिपेंडेंट ना हो कि मेरा शौहर अगर मुझे रोटी देगा तो रोटी मैं खाऊंगी, वरना मैं अपने पैसों से रोटी नहीं ख़रीद सकती। तो मेरा ख़्याल है कि आजकल, पहले भी बहुत ज़रूरी था और आजकल तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चियाँ जो पढ़ रही हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी तौर पे, अगर जाके काम नहीं कर सकती तब तक ऑनलाइन कामों की बड़ी सलाहियत है, मतलब जगह आ गई हैं, लोग ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं। तो इंडिपेंडेंट औरत और लड़की जो है वो फ़ैसले कर भी सकती है और वो उसके दबाव में भी कम आएगी, क्योंकि उसको पता है कि
ये सही है और ये गलत है और मैं इसके पीछे डिपेंडेंट नहीं हूँ। और इसके साथ खाली मैं ये नहीं कह रही कि वो पैसे से इंडिपेंडेंट हो, मैं ज़रूर इसमें कहूँगी कि छोटी-छोटी चीज़ें हैं, कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग अगर हमने साथ में ऐड कर दी, नहीं आपकी इतने वसाइल हैं कि आप उसे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी भेज सकते हैं। आप कोई ना कोई वोकेशनल ट्रेनिंग में करा सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं जो बच्चियाँ कर सकती हैं। इवन अब आजकल जो मुझे जिस बात की बड़ी खुशी है कि मैं सड़कों पे लड़कियों को बाइक चलाता हुआ देखती हूँ, तो मैं यकीन करें मैं इतना खुश होती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि उसके पास ये सलाहियत आ गई है कि वो गाड़ी या घर वालों ने उसको इतना सपोर्ट कर दिया है कि वो अपनी खुद स्कूटर लेके या मोटरसाइकिल लेके वो अपना अकेले भी चला सकती है। गाड़ी चलाना उसको सिखाएँ, वो क्यों इंतज़ार में बैठी हुई है, कोई आएगा तो मुझे लेके जाएगा या मुझे बस स्टॉप तक छोड़ के आएगा। अगर हम ये कुछ कर सकते हैं, तो ये उसकी इंडिपेंडेंस, डिसीजन मेकिंग और सही और गलत की तमीज़ में मेरा अपना ख़्याल है कि ये ज़रूर मदद करेगा। इरफ़ान आपका? मैंने लिंक्डइन पे शायद एक बड़ी अच्छी मुझे लगी थी कोट मैंने पढ़ी थी कि टीच योर डॉटर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस सो दैट शी इज़ नॉट अ सर्वेंट बट अ पार्टनर, एंड टीच योर सन हाउस होल्ड वर्क सो दैट ही डज नॉट बिकम अ मास्टर बट अ पार्टनर। यही करना चाहिए कि लड़कों को ये बताना चाहिए कि भाई आप घर के भी काम करो। मैं खुद इसमें बहुत ही ख़राब हूँ और अक्सर बच्चियों से भी आपने तारीफ़ कर दी, वो कहती हैं कि कुछ घर का भी काम किया करें अब्बू। तो कोशिश कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता सीखा है इनसे थोड़ा बहुत कि नाश्ता कुछ बना लूँ, उसमें भी अभी मेरे नंबर बहुत कम हैं एंड आई एम You're नॉट trying, at least you're trying. आई एम ट्राइंग बट आई एम स्टिल नॉट देयर, सच्ची बात है। हाँ। तो वो ये कहती हैं, तो लिहाजा बच्चियों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए ताकि वो जो रोटी खिलाने वाली चीज़ है ना, कि कम से कम जो आपने बिल्कुल सही कहा कि रोटी तो अल्लाह खिलाता है, लेकिन अपने ऊपर भी इतना भरोसा होना चाहिए कि अगर कभी ज़रूरत पड़े खुदा न खास्ता जी। तो रोटी खुद खा लें। अल्लाह ही खिलाएगा लेकिन अपनी मेहनत से खा लें। जी। ये क्या लॉजिक है कि वो रोटी खिलाता है तो वो कत्ल करे, वो हैरेसमेंट करे, वो जना करे, वो कुछ भी करता रहे, लेकिन वो तो रोटी खिला रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमने अपनी बच्चियों को भी एजुकेट करना है कि आपने जो है एक अच्छा साथी बनना है, लेकिन अच्छा साथी बनने का मतलब आपने ग़ुलाम नहीं बनना। हम एक ही हस्ती के ग़ुलाम हैं और वो हस्ती कोई औरत नहीं हो सकती, वो हस्ती कोई मर्द नहीं हो सकता, वो हस्ती सिर्फ अल्लाह ताला है। हम बहुत सारी बातें भूल क्यों जाते हैं? हज़रत खतीजा क्या थी? हज़रत खतीजा एक बिजनेस वुमन थी। उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक टास्क दिया था कि आप जाइए और मेरे लिए काम करें, और फिर उसके बाद जब वो बेहतरीन काम करके आए और उनके सर्वेंट ने उनको कहा कि ये किस किस्म का इंसान है कि बिल्कुल सच्ची बात करते हैं और जो प्रॉफिट हुआ वो आपको दे दिया, तो उन्होंने खुद उनको प्रपोज किया। प्रपोज होने के बाद क्या हुआ? शी वॉज अ विडो, उम्र में बड़ी थी, लेकिन उन्होंने उस प्रपोजल को ये तो नहीं कहा हाँ ये क्या हुआ, खातून ने मुझे प्रपोज कर दिया। हमारे यहाँ तो माशरे में हमने ये भी समझना है कि भाई लड़की का भी हक है, वो प्रपोज कर सकती है। जब हज़रत खतीजा जैसी खातून प्रपोज कर सकती हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे शख्स उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद क्या हुआ? शादी के बाद वो उनके घर में शिफ्ट हुए जी। और उनके बिजनेस को उनके साथ मिलके देखते रहे। जी। तो हमारे लिए तो इससे शानदार कोई मिसाल हो सकती है। बेशक है। हम विमेन एम्पावरमेंट की बातें कर रहे हैं, सबसे बड़ी विमेन एम्पावरमेंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देके जा चुके हैं, लेकिन हम 1400 साल पहले वो इस एम्पावरमेंट को लेने के बाद बहुत जल्दी जाहिल दोबारा हो गए, और उस जहालत में हम अपने 1000-1200 साल गुजार चुके हैं। इससे ज़्यादा विमेन एम्पावरमेंट नहीं हो सकती। True. जैसे शबाना ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई सर्वाइविंग सन नहीं था, बिल्कुल। तो इन्ना आता ही ना कल कौसर भी आ गई कि कहते थे कि कटी हुई जड़ है इनकी, लेकिन आज उनकी कटी हुई जड़ है। वो दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमियों में से एक माने जाते हैं, उन्हीं के फॉलोअर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमें ये सब बताने की ज़रूरत है कि फीमेल एम्पावरमेंट अल्लाह ने उनके ज़रिए दे दी है ऑलरेडी। बेशक, बेशक। अब और कहाँ से आए फीमेल एम्पावरमेंट? इसको अगर मैं मज़ीद करूँ कि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना, जब हम हज़रत खदीजा की एग्जांपल देते हैं, तो क्योंकि कुछ लोगों का मिशन है ही ये कि बैठकर ख़वातीन को जो है वो दबाना है और ऐसा नैरेटिव लाना है, तो कहते हैं तो वो तो घर में रहती थी, वो कौन सा खुद ट्रेड करने के लिए जाती थी। तो उनको सिर्फ इतना कहना मैं चाहती हूँ कि क्या आपने कभी कोई बिज़नेस चलाया है? हर बिज़नेस वुमन जो है या हर बिज़नेसमैन जो है खुद नहीं चला जाता है, वो अपने ऑफिस में या अपने जगह पर बैठा होता है और वहाँ से वो लोगों को भेजता है। सो वर्किंग डज नॉट मीन कि आप सड़कों पे जाकर, ये नहीं, आपके काम की जो नोयत है वो तय करती है कि आपको अगर फील्ड पे जाना है, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको हॉस्पिटल जाना है, या फिर आपको जो है अगर आपका बिजनेस है आप एक ऑफिस में, एक दफ्तर में, एक घर में, जहाँ से भी आप फंक्शन करते हैं वहाँ से फंक्शन करें। सो इलॉजिकल तो बहुत सारे लोग जो हैं इसके ऊपर बात करने आ जाते हैं।
जाते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट एसेंस जो आपने अभी बयान किया उस पे नहीं सोचते हैं कि ये क्या था और हम क्या हैं, हमें अल्लाह क्या बनाना चाहता था, रसूलुल्लाह ने अपनी एग्जांपल से हमें क्या बताया है, और हम किसी और ही पैराए में सोच रहे होते हैं। उनके भी जब उन लोग जो तनकीद कर रहे हैं ना, जब उनके भी बच्चों की विलादत होगी ना, तो उनको फीमेल डॉक्टर ही चाहिए होगी अपनी बीवी के लिए। जी तो अगर लड़कियां पढ़ेंगी नहीं, अगर लड़कियां डॉक्टर नहीं बनेंगी, अगर लड़कियां टीचर नहीं बनेंगी, तो वो किधर जाएंगे? ट्रू। तो वो जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो अभी शायद वो उनको वो बेसिकली सोच नहीं रहे हैं। वो सोच नहीं रहे हैं, वो सोच लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। आप देखें ना, मैं अभी ये देख रहा था स्टैटिस्टिक्स के, मर्द लोग यूनिवर्सिटीज़ में हार्वर्ड मिसाल के तौर पे अगर हम अमेरिका की बात करें तो 1600 से वहाँ मर्द हजरात जा रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन पहली खातून इवन उस दुनिया की जिसको हम कहते हैं बड़ी पढ़ी लिखी हो गई है, 1830 या 40 के बाद लड़कियों ने कॉलेजेस में पढ़ना शुरू किया जी। है। तो एक गैप है जी, 100-150 साल का। अब जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आ रही है ना, ये गैप बड़ी तेज़ी से क्लोज हो रहा है। जी तो जो लोग तनकीद कर रहे हैं ना, वो खुद अपनी बच्चियों को पढ़ाने पर मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो पेरेंट्स को फेस करना पड़ता है, और बच्चों की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट भी होता है, वो होता है कि उनकी शादियाँ। अगेन अब मुझे बताइएगा कि हाउ कैन वी हेल्प देम चूज़ देयर पार्टनर्स, या फिर क्या बात होनी चाहिए, कौन से कॉन्वर्सेशन या चीज़ें जो हैं वो एक घर के अंदर होनी चाहिए जिससे वो इस मरहले को जो है वो अच्छे तरीके से तय कर सकें। ये मरहला तो बहुत बाद में आता है, इससे पहले बहुत सारे छोटे-छोटे मरहले हैं जहाँ उन्हें डिसीज़न मेकिंग लेनी है, जैसे उनकी करियर चॉइस है। जी वहाँ पेरेंट्स बड़े ओवरपावरिंग हो जाते हैं कि नहीं तुम्हें ये नहीं ये बनना है, तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे ही पढ़ना है। मैं क्योंकि मेरा एजुकेशन से भी ताल्लुक़ है, तो अक्सर मेरे पास ये होती है कि बच्चे रो रहे होते हैं कि हमें ये नहीं करना, और माँ-बाप आके कहते हैं नहीं तुम्हें यही करना है। तो हमने शुरू से ही अगर उसको डिसीज़न मेकिंग की ताकत नहीं दी, तो पार्टनर चूज़ करना तो पूरी ज़िंदगी का एक और एक बड़ा मरहला है। तो मेरा तो ये ख़्याल है कि आपने अगर वही वाली बात कि अगर फाउंडेशन बेहतर है, तो उसको छोटे-छोटे फ़ैसले करने दीजिए, और कहीं न कहीं ये सिखाती रहिए कि अच्छे पार्टनर की ख़ुसूसियात क्या-क्या होती हैं। हम उसे ये क्यों ना बताएँ कि तुम्हारे पार्टनर में क्या-क्या होना चाहिए, क्या चीज़, और प्लस ये कि जब वो इतना मैच्योर हो जाएगा या हो जाएगी, तो उसे खुद पता है कि उसे क्या अच्छा सही लगता है और क्या नहीं होता। फिर हम वहाँ पे ओवरपावरिंग ना हो जाएँ। हमारा काम काउंसल करने का होना चाहिए, हमारा काम फ़ोर्सफुली जाने का नहीं होना चाहिए। और जैसे हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार-बार बात कर रहे हैं, तो हम उसमें ये कहते हैं कि उन्होंने हमेशा नरमी के साथ, नरमी का रवैया अख्तियार करो। उन्होंने अज़वाज मुताहरात के साथ जो भी हमने सुना, उसके अंदर कहीं भी उन्होंने फ़ोर्स करके कोई चीज़ नहीं करी। तो वही चीज़ छोटी-सी चीज़ है कि अगर हमने फाउंडेशन अच्छी कर दी, उसको ज़िंदगी के फ़ैसले करने में काउंसल करा। मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं, सब्जेक्ट चॉइसेस बड़ी वियर्ड होती हैं उनकी। मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट चॉइस सही नहीं है, कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे करते तो शायद ये बेहतर होगा। मैं वहाँ उनको लॉजिक से समझाने की कोशिश करती हूँ कि बेटा ऐसे करोगे तो ये करियर पाथ्स है, ऐसे करोगे तो ये करियर पाथ्स हैं। लेकिन अगर मैं पुश कर दूँ कि नहीं तुम्हें यही करना है, तो एंड अप इतना बुरा होता है कि आप सोच नहीं सकती, और यही पेरेंट्स कर रहे होते हैं। अब मैंने उसको इतना कॉन्फिडेंस दिया, अच्छा तुमने सब्जेक्ट चॉइस कर ली, अच्छा तुमने अपनी चीज़ों की चॉइस कर ली, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है, और बाय द टाइम वो पार्टनर पे आते हैं, तो हम पहले ही उन्हें बहुत सारी चीज़ों के लिए दे चुके होते हैं, फिर हम उन्हें उस वक़्त काउंसल करेंगे। हम ज़बरदस्ती में अगर मैंने ज़बरदस्ती शादी कर भी दी, तो उसका अंजाम अच्छा तो मेरा ख़्याल है मुश्किल ही होगा। तो मेरा तो टेक ये है इसके ऊपर। सही है, बिल्कुल। मैंने तो अपनी बच्चियों से यही कहा है कि भाई ये फ़ैसला भी आप खुद ही करें। मैं क्यों जो है ये ज़िम्मेदारी लूँ? हाँ, लेकिन अगर मुझसे मशवरा किया और इस काबिल समझा, जो कि यकीनन इंशाअल्लाह करेंगी, जब भी टाइम आएगा तो मैं ये कहूँगा कि मैं ये बता दूँगा इस काबिल मेरे हिसाब से है या नहीं, बाकी आप खुद जानो। देख लीजिए। सो एट द एंड ऑफ द डे, लड़की हो या लड़का, डिसीजन तो लड़के और लड़की का कंबाइन होना चाहिए। ठीक है। यही अल्लाह का ये हुक्म भी है। हाँ, माँ-बाप का फ़र्ज़ ये ज़रूर है कि वो गाइड करें, और वो गाइडेंस तो अगर उन्होंने अच्छी तरीके से अगर दी है, तो वो बचपन से देते चले आ रहे हैं, और अब उस मोमेंट पे जब वो किसी का नाम लें, तो फिर आप अपनी राय दे सकते हैं, और बड़ी ऑब्जेक्टिवली वो राय आपको देनी चाहिए, बस दैट्स इट। बाकी तो डिसीजन उन्हीं और के फिर हाथ। बच्ची का जो है ये ट्रस्ट भी अपने पेरेंट्स पे होना चाहिए कि ये मुझे एक्चुअल लॉजिकल और ऑब्जेक्टिव राय देंगे, वो मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ जिसके सोशल नॉर्म्स, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्हाट दे लाइक और डिसलाइक नहीं बोलेंगे। वो एक्चुअली बात जो है वो किसी रीज़न की बुनियाद पर, लॉजिक की बुनियाद पर कर रहे होंगे। उनका ये, और ये उनका यकीनन, जैसे आपने कहा कि उनका ये ट्रस्ट
पिछली ज़िंदगी में बना हुआ होगा, तभी वो यहाँ पर आप पर ट्रस्ट करेंगी और आपकी बात को सुनेंगी और उस पे अमल करेंगी। अच्छा इरफ़ान साहब, अगर आज हमने जो सारी डिस्कशन की है, इसको हम समराइज़ करना चाहें या फिर हम चंद निकात इसमें से निकालना चाहें कि ये चीज़ें माँ-बाप को जो है ध्यान में रखनी चाहिए एक स्ट्रॉन्ग और एम्पावर्ड बच्ची को परवान चढ़ाने के लिए। सो व्हाट वुड दोज़ बी? प्लीज़ अगर आप इसको कंक्लूड कर सकें। मैं समझता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो है एक्टिव लिसनिंग। ये बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर ये कहूँगा कि इवन आपका बेटा भी हो, बेटी भी हो, और बेटियों के लिए तो ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे शबाना ने कहा कि शुरू से ही जब कहीं ऐलान ये आता है कि भाई औलाद नरीना की दुआ मांगो, नेक सौले तंदुरुस्त औलाद के बजाय ये दुआ कहा जाता है। तो लिहाजा लड़कियों पे ज़्यादा तवज्जो की इस हवाले से ज़रूरत है कि आप लिसनिंग अपनी बढ़ाएं। तो सबसे पहला काम माँ बाप ने और ख़ास तौर पे बाप ने जो करना है वो ये करना है कि अपनी बच्चियों का दोस्त बनना है। और दोस्त आप सिर्फ उस सूरत में बन पाएंगे जब आप उनको सुनेंगे, उनकी हर बात सुनेंगे, फिर आप राय देंगे, उनको कट नहीं करेंगे एकदम। उसमें बहुत सारी बातें उनकी गलत भी होंगी, लेकिन आप सब्र से सुनेंगे और फिर अपनी एक राय देंगे। और आखिर में मेरी आखिरी बात ये होगी कि हम बहुत ज़िक्र करते हैं अपने नबी का, हम बहुत ज़िक्र करते हैं कायदे आज़म का पाकिस्तान में, लेकिन हम उनकी बातों पे अमल नहीं करते। कायदे आज़म ने ये बात 1940 में और 1944 में कॉलेजेस में जाके कही है कि कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि उसकी ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना ना हो। तो शाना बशाना ऐसी तो होंगी कि जब आप उनको पूरा ग्रो करने देंगे, जब आप उनको तालीम की तमाम सहूलियात देंगे। बेशक। बेशक तरबियत तो आपने देनी ही देनी है, बच्चियों को भी देनी है, बच्चों को भी देनी है। तो बस मैं यही बात करूँगा कि तालीम पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और एक हमारे माशरे में और किसी भी माशरे के हवाले से हैरेसमेंट के ऊपर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बेशक। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। शबाना, वुड यू लाइक टू हैव सम? मुझे ये होता है कि माशरे के तौर पे हमें कहीं न कहीं उनकी हिफाज़त ज़रूर करनी चाहिए। जो रुकावटें इन बच्चियों के रास्ते में आ रही हैं, तालीम में, उनके जॉब्स में और उनके इंडिपेंडेंट होने में, वहाँ हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके अंदर कहीं न कहीं उनका साथ दें। अभी रिसेंटली जो वाक़यात हुए हैं, जो हमने सुने हैं, वो बड़े तकलीफ़देह वाक़यात हैं। 2-3 अभी रिसेंटली हुए हैं, बहुत तकलीफ़देह वाक़यात हैं। तो वहाँ हमें माशरे के तौर पे मिल के ज़रूर इस चीज़ के ऊपर आवाज़ भी उठानी चाहिए और रोकने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। बाकी अपने तौर पे मेरा ख़्याल है वालिदैन पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी बच्ची को कभी कोई तकलीफ़ ना हो और वो सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी गुज़ारे, इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुज़ारे, डिसीजन मेकिंग हो। और एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने एक 25 साल की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम करने वाली सीईओ कोई लड़की अपने वजूद में ले आएँ, उसको हम कह रहे हैं एम्पावर्ड। एम्पावर्ड एक बड़ा छोटा-सा लफ्ज़ है जो बच्चे की पैदाइश से लेके उसकी आगे की सारी ज़िंदगी पर जब तक वो बूढ़ी नहीं हो जाती, आप उसे हर लम्हे उसका साथ देने की कोशिश करें। बस दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ। आपने बहुत अच्छा आप दोनों ने समराइज़ किया एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम और आपने डिस्कशन किया और हमें बहुत सारी ऐसी बातें हमने आज की जो कि हम जनरली नहीं कर रहे होते हैं, घरों की डाइनिंग टेबल की कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा नहीं होते हैं। सो जज़ाकल्लाह खैर फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड कमिंग। अगर आपको भी हमारी ये पॉडकास्ट अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर कोई आपके जहन में सवालात हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मॉमकास्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।